जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली जजमानी व्यवस्था या जजमानी सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राजपूत सनी करके। तो आइए देखते हैं जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था होती क्या है? तो जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था है। सामाजिक मान्यता और सामाजिक निर्भरता और आर्थिक निर्भरता दोनों देखने को मिलती है इसमें। जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच एक संविदा है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके माध्यम से वे अपने सेवा तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो कुछ लोग सेवाएं प्रदान करते हैं और कुछ लोग सेवाओं के बदले उनको वस्तु प्रदान करते हैं। तो सेवाओं और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता रहता है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होंगे तो आज भी देखते होंगे, जैसे शर्मा हो गया, ब्राह्मण हो गया, तो कहीं कथा पूजा सुनना होता है तो उसमें जो है जजमानी सिस्टम की झलक हमें दिखाई देती है। तो पहले क्या था कि लोग अनाज का लेन देन करते थे, लेकिन वर्तमान समय में पैसों की वैल्यू है, इसलिए पैसों का लेन देन चलता है, सेवाओं के बदले पैसे। अगला है जजमानी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। तो जाति प्रथा के अंतर्गत एक आर्थिक व्यवस्था है। इसके माध्यम से जातियां वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। वे जातियां जो सेवाएं लेती हैं उन्हें जजमान कहते हैं। तो जो जातियां सेवाएं लेती हैं उन्हें जजमान या यजमान कहते हैं। अगला, वे जातियां जो सेवाएं या वस्तुएं देती हैं उन्हें कमीन कहते हैं। तो यहाँ सेवाएं देती हैं, वस्तुएं लेती हैं, ये होना चाहिए। तो सेवाओं के बदले वस्तुएं लेती हैं तो उनको कमीन या प्रजा कहते हैं। जैसे सेवा देने के बावजूद ब्राह्मण कमीन नहीं कहे जाते हैं। सेवा देने के बावजूद भी ब्राह्मण को कमीन नहीं कहा जाता है। इसके माध्यम से जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, अर्थात जातियों की एक दूसरों पर निर्भरता देखने को मिलती है। कौन किससे सेवा या वस्तुएं लेगा या किसको देगा यह सुनिश्चित नहीं रहता है। कोई किसी को भी वस्तु या सेवा प्रदान कर सकता है। अगला है ग्राम पंचायत यह देखती है कि कोई इस संविधा का पालन कर रहा है या नहीं, अर्थात इस संविधा का पालन जो नहीं करेगा, सेवाओं का आदान प्रदान नहीं करेगा, तो उसको दंडित भी किया जाता था पहले। और यह जो है वंशानुगत चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिस्टम चला आ रहा है। सामान्यतः ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जजमान, धोबी, नाई, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई जैसी जातियों को कमीन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को जजमान, धोबी, नाई, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई आदि जातियों को कमीन कहा जाता है। आगे आ जाते हैं विलियम वाइचर का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जजमानी व्यवस्था की भारत के परिप्रेक्ष्य में किसने चर्चा की है? तो वह विलियम वाइचर। तो इनका जो दृष्टिकोण था वह प्रकार्यात्मक था। इनका अध्ययन करीमपुर यूपी गांव के अध्ययन के आधार पर है। तो इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है द हिंदू जजमानी सिस्टम। तो इन्होंने जब अपना दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है वह अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में प्रस्तुत किया है। जजमानी व्यवस्था एक प्रकार्यात्मक संस्था है। इन्होंने जजमानी सिस्टम को एक प्रकार्यात्मक संस्था के रूप में माना है। इन्होंने कहा कि यह समतामूलक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति अपनी सेवा व वस्तु के लिए अन्य जातियों से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करता है। तो इन्होंने कहा जो प्रत्येक जातियां हैं वह अपनी सेवा या वस्तु के लिए दूसरे पर निर्भर है और दूसरों से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती है। अगला है
यह व्यवस्था सामाजिक जीवन के सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर तथा अपरिहार्य बनाती है। इन्होंने कहा कि जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और तथा यह एक जरूरी सिस्टम का निर्माण करती है। जैसे कि वर्तमान समय पे पूजा पाठ के लिए व्यक्ति ब्राह्मण के ऊपर अपरिहार्य रूप से निर्भर है, बाल काटने के लिए शर्मा के ऊपर निर्भर है, इन्हें कहीं पानी भरवाना हो, पानी को छोड़ दीजिए, जैसे कोई क्रियाकर्म करवाना है तो उसमें नाऊ और ब्राह्मण के महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और जरूरी भी मानी जाती है, जो कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अगला है, एक व्यवस्था सभी जातियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो जजमानी सिस्टम है यह जातियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आगे ऑस्कर लेविस ने इसको जजमानी सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में संघर्षवादी दृष्टिकोण दिया है। तो ऑस्कर लेविस का जो अध्ययन रहा, इन्होंने रामपुर यूपी का अध्ययन किया तथा वाइजर के विपरीत इन्होंने अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर में जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी संस्था माना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी व्यवस्था या सिस्टम माना है। तो ऑस्कर लेविस है जिनका दृष्टिकोण था संघर्षवादी। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर, इनके अनुसार जजमानी व्यवस्था के माध्यम से उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। कुछ जातियां सिर्फ सेवा लेती हैं और देती नहीं है, जैसे क्षत्रिय। कुछ जातियां सिर्फ वस्तुएं लेती हैं, देती नहीं है, जैसे भंगी। और इन्होंने कहा ब्राह्मण सेवाएं देते हैं परंतु उन्हें कमीन या प्रजा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि जजमान कमीन को उनकी सेवाओं के अनुरूप वस्तु या अनाज या रुपए नहीं देते हैं। तो शोषण की जड़ इन्होंने यहीं से माना है, कहा कि जो जजमान होते हैं वह कमीन लोगों को उनकी सेवाओं के अनुरूप अनाज या रुपए नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत देकर उनका शोषण करते हैं। अगला है, कमीन जातियां को बेगार भी करने पड़ते हैं। अर्थात कुछ ऐसी कमीन जातियां होती हैं जिनको न तो अनाज ही दिए जाते हैं न वस्तुएं दिया जाता है, अर्थात उन्हें वैसे ही काम करवाया जाता है बथुआ मजदूर की तरह। इसके अलावा लुइस ड्यूमो भी ऑस्कर लेविस की तरह ही जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध मानते हैं। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लुइस ड्यूमो ऑस्कर लेविस के विचारों का समर्थन करते हैं। अगला है, जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन कैसे आया, पहले क्या था, वर्तमान समय में क्या स्थिति है। तो ब्रिटिश आगमन के साथ ही भारत में नई संस्थाओं, मूल्यों, मानदंडों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक शिक्षा, तर्कवाद, नवीन व्यवसाय, दलित चेतना, प्रवचन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के प्रसार का प्रत्यक्ष प्रभाव जजमानी व्यवस्था पर देखने को मिलता है। वैकल्पिक अर्थव्यवस्था भी उभरी है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जातियां तथा निम्न जातियों ने सेवा तथा वस्तुएं बाजार से लेना प्रारंभ कर दिया है। तो आज जो है उच्च जातियां और निम्न जातियां दोनों जो है सेवाओं के लिए बाजार पर निर्भर है। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह बाजार में उपलब्ध है। अब एम.एस. राव ने दिल्ली के यादवपुर का अध्ययन किया और तथा पाया कि आर्य समाज आंदोलन तथा नगरीकरण के फलस्वरूप निम्न जातियों ने न सिर्फ प्रदूषित व्यवसाय का त्याग कर दिया है बल्कि अपनी सेवाएं नगर में बेचने लगे हैं। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पे शर्मा को ले लेते हैं, उनका काम पहले था गाँव में जजमानों के बाल काटना आदि करना, लेकिन जब नगरीकरण हुआ तो वह अपने व्यवसाय अब अपने व्यवसाय को शहर में गए करने लगे, नगर में बेचने लगे, अपनी सेवाएं देने लगे। और जैसे कुछ चर्म कारक, जैसे जो चमड़े का कार्य करने वाले लोग थे, उन्होंने अपना व्यवसाय त्याग दिया और शहर में जाकर मजदूरी या नौकरी करने
लगे। धीरे धीरे विभिन्न जातियों का पारस्परिक निर्भरता समाप्त हो गई। तो यहाँ अगर कहा जाए समाप्त नहीं, कम कह सकते हैं कि कम हो गई। हाँ। फिर उदारीकरण का युग आया। अब बाजार तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद सुदूर गांवों तक पहुंच गए हैं। गांव में उपलब्ध श्रम को भी इन्हीं कंपनियों ने खरीद लिया है। फलस्वरूप परंपरागत जजमानी व्यवस्था समाप्त हो रही है। यह कहा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज के में एक सांकेतिक व्यवस्था, सिंबॉलिक सिस्टम के रूप में ही जीवित रही है। इन्होंने कहा कि पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से आज भी थोड़ी बहुत विद्यमान है। क्या? जजमानी सिस्टम। जैसे कि अपने यहाँ शादी में अब पंडित बुलाते हैं, नाऊ बुलाते हैं, कुहार बुलाते हैं, सबसे जो है सेवाएं लेते हैं और सेवाओं के बदले उनको जो है मूल्य देते हैं, अर्थात रुपए देते हैं। और आज के समय में उचित रुपए दिया जाता है। तो सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक रूप से ही केवल जीवित रह गया है जजमानी सिस्टम। अगला है जाति और राजनीति। कास्ट और पॉलिटिक्स कैसे संबंध रखते हैं, इसके बारे में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लोकतंत्र मात्र सरकार बनाने वाली एक प्रणाली ही नहीं, बल्कि समाज में एक स्वरूप प्रदान करने वाली प्रणाली के रूप में देखा जाता है या जीवन शैली के रूप में देखा जाता है। स्वतंत्रता और समानता के आधार स्तंभ पर खड़ा लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के ठीक विपरीत जाति प्रथा एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था। जाति प्रथा एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें अल्पतंत्र, ओलिग्रेसी कहा है इन्होंने। इसमें अल्पतंत्र या कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी स्थिति में रहते हैं। सभी जातियां अंतःविवाही हैं। शुचिता एवं प्रदूषण, कर्मकांडी वैधता के आधार पर एक दूसरे से श्रेष्ठता तथा दूरी बनाए रखती है। तो जाति के संदर्भ में यह कहा गया कि जातियां अंतःविवाही हैं। शुचिता, पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर, कर्मकांड की वैधता के आधार पर एक दूसरे से उच्च और निम्न श्रेणी में रहती हैं। जैसे आपस में आप लोग देखे होंगे कि सभी लगभग किसी न किसी कास्ट से रिलेटेड हैं, तो अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं। शुचिता एवं प्रदूषण, जो जैसे शुद्ध ज़्यादा पवित्र कार्य करते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो उन्हें उच्च स्थान दिया गया है। जैसे और अन्य जैसे दलित वर्ग है, वह चमड़े का कार्य पहले करता था, उसे दूषित माना जाता था, अपवित्र माना जाता था, इसलिए उन्हें निम्न श्रेणी में रखा गया है। बंद व्यवस्था के बावजूद सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने कहा जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था होने के बावजूद भी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने का प्रयास में चलता रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र, जाति व्यवस्था एक दूसरे के विरोधाभासी होने के बावजूद एक सामाजिक वास्तविकता बनकर सामने आ गए। अर्थात उस समय एक दूसरे के विरोधाभासी जो है जाति व्यवस्था प्रतीत हो रही थी, फिर भी लेकिन एक दूसरे के साथ चली आ रही है। परंतु जाति व्यवस्था ने लोकतंत्र का विरोध करने के स्थान पर उसके अनुरूप स्वयं को ढाला है। यह जाति में परिवर्तनशीलता के प्रति प्रतिबद्धता का अनुपम उदाहरण है। आगे रजनी कोठारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, सर्वप्रथम रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में जाति तथा राजनीति के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया है। इनके अनुसार जाति के 3 पक्ष हैं। तो जाति के जो 3 पक्ष हैं उनमें इन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, एकीकृत इंटरग्रेटिव, विचारधारात्मक आइडियोलॉजिकल है। इनका मत है कि लोकतंत्र के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी भूमिका भारत में जाति प्रथा ने पूरी की है या जाति व्यवस्था ने पूरी की है।
उसके बाद इन्होंने कहा कि जाति के नाम पर राजनैतिक ध्रुवीकरण स्वाभाविक था, क्योंकि जातियां यहाँ थी तो उसके कारण एक जातियों का समूह अपना इकट्ठा होना, प्रत्येक जातियों का वह ध्रुवीकरण होना, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क में सदियों से यह रची बसी है। अपनी जातियों को लेकर प्रेम जो है सदियों से मनमानस में बसी हुई है। जाति को राजनीति में लाने का श्रेय उच्च जातियों तथा स्वार्थी राजनीतिज्ञों को जाता है। तो उच्च जातियों तथा स्वार्थी राजनीतिज्ञों को जाता है। इन्होंने लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को परंपरागत रास्ते पर लड़ना अधिक आसान समझा। अर्थात इन्होंने लोकतंत्र अर्थात समता समानता की बात करने की नहीं की, जाति व्यवस्था को राजनीति में लाने का प्रयास इन्होंने किया कि जैसे परंपरागत से राजा महाराजा राज करते चले आ रहे थे, उसी आधार पर राजनीति में भी हुआ कि जातिगत आधार पर बांटे जाने लगे, जातिगत आधार पर पार्टियां बनने लगी। तो परंपरागत रास्ते को अपनाया कि जातियों को इकट्ठा करने लगे। रुडोल्फ ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाति ध्रुवीकरण का अध्ययन इन्होंने किया है और पाया कि जातियों के 3 स्तरों का ध्रुवीकरण होता है। एक इन्होंने कहा ऊर्ध्वाधर ध्रुवीकरण वर्टिकल मोबिलाइजेशन, क्षैतिज ध्रुवीकरण हॉरिजेंटल मोबिलाइजेशन, विभेदक ध्रुवीकरण डिफरेंशनल मोबिलाइजेशन। इनके अनुसार नए लोकतंत्र परिप्रेक्ष्य में जाति भारतीय समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली केंद्रीय तत्व बन के उभरा है। तो रुडोल्फ का मानना है कि जो जाति है एक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभरा है। आप लोग अपने समाज में आसपास देखेंगे तो जातिगत दृष्टिकोण इस प्रकार से बनता है कि जहाँ पे जो जातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं वहाँ पे उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। आगे एम.एन. श्रीनिवास है। तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार सभी राजनीतिक दलों तथा राजनीतिज्ञों ने सर्वसम्मति से जाति आधार पर राजनीति को स्वीकार कर लिया है। आज प्रत्येक राजनीतिक दलों में जो है जातीय आधार पर राजनीति हो रही है। जहाँ पे जो जिन जातियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ की पार्टियाँ जो है उसी जाति के लोग को वहाँ राजनीति दल के कैंडिडेट जो है सेलेक्ट करती है। आज जाति एक क्रिया समूह या एक्शन ग्रुप है। इनके अनुसार जाति प्रथा के कई तत्व जैसे खान पान निषेध, अंतःक्रिया, जजमानी आदि बेशक कमजोर हो गए हैं, परंतु लोकतंत्र में जातिवाद को बढ़ावा मिला है। तो बेसिकली जातिवाद होता क्या है? तो जातिवाद होता है कि अपनी जाति के प्रति हितों अर्थात अपनी जाति के हितों को सर्वोच्च रखना ही जातिवाद है। आंद्रे वेते ने अपने दक्षिण भारतीय राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं के अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने जाति तथा राजनीति के संबंध में नकारात्मक नहीं माना है। तो आंद्रे वेते ने जाति और राजनीति को नकारात्मक संबंध नहीं माना है। इनके अनुसार राजनीति में आने से निम्न जातियाँ, अपृष्ठ जातियाँ, जनजातियाँ जो सदियों से उपेक्षा या पृथकता की शिकार थी वह आज मुख्य धारा से जुड़ी है और शक्तिशाली बनकर उभरी है। तो आंद्रे वेते ने जाति और राजनीति के सकारात्मक पक्ष की चर्चा की। कहा कि राजनीति में जब है निम्न जातियाँ या उपेक्षित जातियाँ आती हैं तो उन्हें हाईलाइट मिलती है अर्थात मुख्य धारा से जुड़ती हैं और उनकी समस्याओं का निवारण होता है। जैसे आज वर्तमान समय में कई निम्न जाति या जनजाति के लोग जो है अच्छे राजनैतिक पोस्ट पर विराजमान हैं और वह अपनी जनजातीय या अपने जातियों की समस्याओं का समाधान उनके लिए अच्छे उपाय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगले जो हैं थिंकर तो वह मॉरिस जोन्स हैं, जिनका कथन है कि राजनीति के लिए जाति और जाति के लिए राजनीति इससे पहले इतनी महत्वपूर्ण कभी नहीं हुई थी जितना वर्तमान में है। तो इन्होंने कहा कि राजनीति के लिए जाति ही जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जातियों के लिए राजनीति आज के समय में महत्वपूर्ण
खो गई है, मॉरिस जोन्स ने कहा। अनिल भट्ट का स्टेटमेंट है इन्होंने गुजरात में राजनैतिक ध्रुवीकरण का अध्ययन किया और पाया कि राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम जाति ही है। तो इन्होंने कहा कि जो गुजरात में इन्होंने अध्ययन कहा कि इन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति जिन्होंने प्राप्त किया है वह मध्यम जाति रही है या सबसे प्रभावशाली है। अगला है एल्ड्रिन सी मेयर। तो एल्ड्रिन सी मेयर ने कहा कि जाति को एक क्रियापुंज या एक्शन सेट माना है। इनके अनुसार आज जाति राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभुत्वशाली माध्यम है। राजनैतिक दल उम्मीदवारों का चयन जातिगत संख्या बल के आधार पर होता है। तो राजनैतिक दल जैसे आज तमाम हैं, जैसे एक पार्टी मान के चलिए बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज की मतलब बहुजन जातियों के लिए बनाई गई है। समाजवादी पार्टी में देखिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी को खास करके जातिगत राजनीति के लिए जाना जाता है, हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा जैसे आज कई ऐसे दल बन चुके हैं जो कि सीधा जैसे एक आज़ाद करके हैं, इनकी भी दल जो है जातिगत राजनीति पे ज़्यादातर निर्भर है। तो काफ़ी मतलब जितनी भी पार्टियां हैं आज के समय में जातिगत ही राजनीति कर रही हैं, या उसमें जो कैंडिडेट हैं तो जहां जिस हिसाब से जातियां पाई जाती हैं उसी हिसाब से कैंडिडेटों का चयन किया जाता है। तो यह थी वास्तविकता जिस आधार पर आज लोकतंत्र कहीं खो भी गया है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद जाति और राजनीति में बदलते संबंध। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स चेंजिंग रिलेशंस। तो कई समाजशास्त्री मानते हैं कि जाति भारत में कभी भी राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्णायक कारक नहीं रही है। जाति भारत में कभी भी राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्णायक कारक नहीं है। जैसे हेराल्ड गोल्ड भी सेठ जैसे विचार रखते हैं। इनके अनुसार जाति राजनीति में उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। वास्तविकता यह है कि मतदाता अनगिनत कारकों से के प्रभाव में मतदान करते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है इनका भी एक तरह से मत देखा जाए तो कि आज दलित और बहुजन समाज के लोग बहुत होने के कारण भी बहुजन समाजवादी पार्टी के सीटें नहीं निकली हैं। अन्य फैक्टर को देखते हुए जैसे बीजेपी जीत गई है, कई फैक्टरों को देख तो हेराल्ड गोल्ड ने अपने अध्ययन में यह देखा कि केवल जातिगत कारक ही नहीं राजनीति के लिए महत्वपूर्ण, अन्य कई कारक जैसे विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, समानता आदि की बात करने के का भी प्रभाव जो है मतदाताओं पर पड़ता है। इस विषय पर अत्यंत गंभीर चर्चा दीपांकर गुप्ता ने अपनी पुस्तक, तो दीपांकर गुप्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक है इंटरोगेटिंग कास्ट में की है। इनके अनुसार 1996 से पूर्व जाति राजनीति प्रभावशाली भूमिका देखी जाती है, परंतु इसके बाद के चुनावों के नतीजे स्पष्ट करते हैं कि जाति ध्रुवीकरण कमजोर पड़ा है। इसके कई उदाहरण इन्होंने दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट पर 1991 में आरपीआई तथा 1998 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इनके अलावा इन्होंने उदाहरण दिया कि गाजीपुर के यूपी सीट पर 1991 में अन्य ने जीता था, 96 में बीजेपी ने जीता, तो 98 में सपा ने जीत दर्ज की। मतलब हर ईयर मतदाताओं की रुचि जो है अलग अलग पार्टियों में रही है। इस प्रकार तीसरा इन्होंने उदाहरण दिया बिहार का, तो इन्होंने कहा मोतिहारी के बिहार सीट पर 1991 पे अन्य था, 96 में बीजेपी था और 98 पे राजद ने जीत दर्ज की। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टियों अपनी रुचियों के आधार पर वोटिंग की, केवल जातिगत आधार पे नहीं। तो ये उदाहरण मात्र हैं। सभी क्षेत्रों में जातियों का मत प्रतिशत निश्चित होने के बावजूद किसी राजनैतिक दल के जीतने की निश्चित संभावना नहीं है। जातियों की निष्ठा राजनैतिक दलों के साथ कमजोर
हुई है। अब लोग रोजगार, सड़क विकास जैसे वस्तुनिष्ठ मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। अगला है, तो अगली जो अवधारणा है वह है जाति जनजाति नैतर्य। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछ देता है। तो सुरजीत सिन्हा के अनुसार जाति तथा जनजाति दो अलग अलग अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें निरंतरता पाई जाती है। जाति में जनजाति के गुण और जनजाति में जाति के गुण देखे जा सकते हैं। तो यही इनका जो है जाति जनजाति नैतर्य रहा है। जिस प्रकार रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि ग्राम में नगरीय सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं हैं जो कि कॉमन एक जैसी लगती हैं। आगे कहीं कहीं वेबर और आंद्रे बेते भी इससे सहमत देखने को मिल जाते हैं। वेबर मानते हैं कि जनजाति अपनी भौगोलिक सीमा खो देती है तो वह जाति बन जाती है। इन्होंने कहा कि जनजाति जब अपनी भौगोलिक सीमा खो देती है तो वह जाति बन जाती है। वहीं बेते के अनुसार जनजातियां जातियों के संपर्क में आती हैं तो उनमें जातीय स्तरीकरण में निम्न स्थान प्राप्त होता है। तो जहाँ वेबर मानते हैं कि जब जनजातियों की भौगोलिक स्थिति अर्थात जनजातियां अलग अलग स्थान पे जाकर रहने लगती हैं तो उनका भी जो आधार हो जाता है वह जाति के तरह हो जाता है। जैसे एक ही जाति के लोग अलग अलग भूमि क्षेत्र पर पाए जाते हैं, उसी तरह जनजातियां भी जब अलग अलग भूमि क्षेत्र पर चली जाती हैं तो वह जाति के तरह बिहेव करने लगती हैं। और बेते क्या कहती हैं? बेते कहती हैं कि जाति और जनजातियों का जब संपर्क होता है तब जो है जातियों के क्रम में जनजातियों को सबसे निम्न स्थान दिया जाता है। अगला है, एक अवधारणा है जनजातीकरण। जनजातीकरण तो SL कालिया का है। तो जब कोई उच्च जाति अपने समीप किसी जनजाति के संपर्क में आकर उसके मूल्य मानदंड, पर्व त्योहार, खान पीन आदि को अपना लेते हैं अर्थात उसकी जीवन शैली को अपना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को जनजातीकरण कहते हैं। तो यह बिल्कुल संस्कृतिकरण की जस्ट अपोजिट है, जहां संस्कृति में निम्न जातियां उच्च जातियों या द्विज जातियों के जीवन शैली को अपनाकर उच्च परिस्थिति प्राप्त करती हैं, उसी तरह कुछ उच्च जातियां जो हैं जनजातियों की जीवन शैली को अपनाकर जनजातियों की तरह बिहेव करने, व्यवहार करने लगते हैं तो उसे इन्होंने जनजातीकरण कहा है। तो इस उदाहरण देते हुए कालिया ने जॉन सा बाबर देहरादून के जनजातियों का अनुकरण किया है और वहाँ के स्थानीय क्षत्रियों को देखा है। उन्होंने देखा कि वहाँ के जो स्थानीय क्षत्रिय थे जॉन सार बाबर की रीतियों को अपनाकर उन्हीं की तरह पूजा करना, मदिरा मांस का उपयोग करना, ये सब अपना लिए, जिस कारण से उनका जो है जनजातीकरण हो गया। अगली अवधारणा है डिसंस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। तो इन्होंने कहा जब कोई उच्च जाति अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग कर पाश्चात्य जीवन शैली को अपना लेता है, पाश्चात्य जीवन शैली को अपना लेता है, उस प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण इन्होंने कहा है। ब्रिटिश आगमन के पश्चात ब्राह्मण अंग्रेजों के संपर्क में आकर मदिरापान, मांसाहार आदि अपनाने लगे। इसे जो है ब्राह्मणों का विसंस्कृतिकरण इन्होंने कहा है। तो आज की जो है वीडियो यहीं समाप्त करती हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो में छुपे हुए हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।